हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू हेलो अध्यापक। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ पीएम श्री केंद्रीय विद्यालय का सेशन एंडिंग एग्जामिनेशन 2025 का सोशल साइंस का क्लास 6 का क्वेश्चन पेपर। दिस क्वेश्चन पेपर इज बेस्ड ऑन द न्यू टेक्स्ट बुक्स ऑफ योर्स। और इसके लिए जो जो ब्लू प्रिंट यूज किया गया है वो ये है सोशल साइंस का ब्लू प्रिंट। इसमें जो चैप्टर्स हैं वो ये देखिए, यहाँ से लेकर टोटल 8 चैप्टर्स हैं। इंडियन कल्चरल रूट्स, यूनिटी एंड डाइवर्सिटी, फैमिली एंड कम्युनिटी, ग्रास रूट डेमोक्रेसी 1, पार्ट 2 और पार्ट 3, द वैल्यू ऑफ वर्क और इकोनॉमिक एक्टिविटीज अराउंड अस। तो ये 8 चैप्टर से मैंने ये क्वेश्चन पेपर बनाया है। अगर आपके सिलेबस में इन 8 चैप्टर में से कोई और चैप्टर इंक्लूड किया है आपके टीचर ने, तो आपको फिर PT2 या फिर हाफ ईयरली का एग्जाम देखना चाहिए। क्योंकि इन तीनों पेपर्स में, तो हाफ ईयरली, PT2 और ये वाला, तीनों फाइनल एग्जाम का, ये तीनों पेपर अगर आप देख लेंगे तो मोस्ट प्रोबेबली आपके जितने भी चैप्टर्स हैं वो कवर हो जाएंगे और उनके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन पेपर को। पेपर आपका 60 मार्क्स का होगा और इसमें सबसे पहले आपको मैं बता दूं, 4 सेक्शंस हैं, A B C and D। इनमें से 14 क्वेश्चंस आपके MCQs हैं, 6 क्वेश्चंस आपके 3 मार्क्स के क्वेश्चन हैं, 5 मार्क्स के आपके 5 क्वेश्चंस हैं और एक क्वेश्चन है 26 मैप बेस्ड जो कि 3 मार्क्स का है। तो आइए स्टार्ट करते हैं पेपर। सबसे पहले MCQs की बात करते हैं। हु रिमार्क्ड इंडिया ऑफर्स यूनिटी इन डाइवर्सिटी, ये किसने कहा था? ये कहा था विंसेंट स्मिथ ने। क्वेश्चन 2, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ टर्शरी एक्टिविटी, यहाँ पर आपको एक्टिविटीज दी हैं, इनमें से टर्शरी एक्टिविटी कौन सी है? फार्मिंग, फ्लोर मिल, फिशरी या टीचिंग। तो नॉर्मली जो सर्विसेज होती हैं वो टर्शरी एक्टिविटीज में आती हैं, तो यहाँ पर टीचिंग इज एक्चुअली टर्शरी एक्टिविटी। थर्ड, व्हाट परसेंटेज ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन लिव इन इंडिया, कितना प्रतिशत जो है दुनिया का वो भारत में रहता है? 15, 18, 20 या 25? तो 18% ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन लिव इन इंडिया। आगे बढ़ते हैं, फोर्थ क्वेश्चन। ड्यूरिंग विच क्राइसिस डिड मैनी प्राइवेट ग्रुप्स डिस्ट्रीब्यूट फूड इन चेन्नई, अभी कुछ सालों पहले चेन्नई में एक त्रासदी आई थी। तो उस समय लोगों ने एक दूसरे को जो है खाना वितरित किया था, डिस्ट्रीब्यूट किया था। तो वो जो क्राइसिस थी, आपदा थी, वो कौन सी थी? अर्थक्वेक, फ्लड, ड्रॉट या एपिडेमिक? तो एक्चुअली वो फ्लड आया था। फिफ्थ इज, व्हाट डज द लेजिस्लेचर डू, लेजिस्लेटर मतलब विधायिकी का क्या काम है? लेजिस्लेचर का काम क्या है? इम्प्लीमेंट लॉज, इन्फोर्सेस लॉज, इंटरप्रेट लॉज या मेक लॉ? तो लेजिस्लेचर का काम होता है लॉज को बनाना, तो मेक लॉज, मेक न्यू लॉज इज द करेक्ट ऑप्शन। सिक्स, व्हाट इज मकर संक्रांति कॉल्ड इन तमिलनाडु, तमिलनाडु में उसको क्या बोलते हैं? पोंगल, ओनम, होली, बैसाखी, पोंगल कहा जाता है उसको। सेवंथ इज, हु इलेक्ट्स मेंबर्स ऑफ ग्राम पंचायत, ग्राम पंचायत के मेंबर्स को कौन चुनता है? स्टेट गवर्नमेंट, ग्राम सभा, लोकल पुलिस या डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर? तो उसको चुनती है ग्राम सभा। एट्थ क्वेश्चन इज, हाउ मेनी टीयर्स आर देयर इन द पंचायती राज सिस्टम, पंचायती राज सिस्टम में कितने स्तर होते हैं? 1, 2, 3, 4? तो ये होते हैं 3। नाइन्थ इज, द मनी वैल्यू एडेड टू अ प्रोडक्ट ड्यूरिंग इट्स प्रोडक्शन प्रोसेस इज कॉल्ड डैश, क्या कहा जाता है उसको? किसी भी चीज को बनाते वक्त उसमें जो जोड़ा गया धन, जो जोड़ा गया मनी वैल्यू है, उसको हम क्या कहते हैं? वैल्यू एडिशन, वेस्टेज रिडक्शन, फ्री सर्विस या डोनेशन? तो उसको कहा जाता है वैल्यू एडिशन। टेंथ क्वेश्चन, द स्वच्छ भारत अभियान इज एन एग्जाम्पल ऑफ, किस चीज की एग्जाम्पल है ये? इकोनॉमिक एक्टिविटी है, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी है, बिजनेस स्ट्रेटेजी है, स्कूल प्रोजेक्ट है? तो ये एक नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी है। 11th, इन विच ईयर वॉज डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम बॉर्न, कौन से साल में पैदा हुए थे कलाम साहब? तो वो हुए थे 1931 में, तो हम उसको टिक कर देंगे 1931। आगे बढ़ते हैं। वन महोत्सव इज अ फेस्टिवल दैट प्रमोट्स, वन महोत्सव क्या होता है? प्लांटिंग ट्रीज एंड एनवायरमेंटल अवेयरनेस, सेलिंग प्रोडक्ट्स इन फेयर, प्लेइंग स्पोर्ट्स, इकोनॉमिक एक्टिविटीज? तो ये आ गया प्लानिंग ट्रीज एंड एनवायरमेंटल awareness. 13. What type of tax was introduced by Madras Corporation in 1792? 1792 में मद्रास निगम ने कौन सा कर, कौन सा टैक्स लागू किया था? तो वो था प्रॉपर्टी का टैक्स, प्रॉपर्टी टैक्स।
14th is what type of local body governs cities with a population between 1 to 10 lakh। मतलब अगर किसी शहर की जनसंख्या जो है वो 1 से 10 लाख है तो वहां पर प्रशासन कौन है? म्यूनिसिपल काउंसिल है, पंचायत ग्राम पंचायत है, राज्यसभा है, जिला परिषद है। तो इट इज एक्चुअली म्यूनिसिपल काउंसिल, जिसको नगर पालिका परिषद भी कहा जाता है। 15th इज व्हेन वाज मद्रास कॉर्पोरेशन एस्टैब्लिश्ड। कौन से ईयर में हुआ था? 1888, 1788, 1688 या 1988? तो ये हुआ था 1688 में। आगे बढ़ते हैं, कुछ क्वेश्चन हैं यहाँ पे। हाउ डू इंडियन फेस्टिवल्स डिमॉन्स्ट्रेट यूनिटी इन डाइवर्सिटी। भारतीय त्योहार किस प्रकार अनेकता में एकता को दर्शाते हैं? व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ वोटिंग इन डेमोक्रेसी। लोकतंत्र में मतदान का क्या महत्व है? और व्हाट इज पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी। सहभागिता पूर्ण लोकतंत्र क्या होता है? आइए इनके आंसर्स भी डिस्कस करते हैं। तो इंडियन फेस्टिवल शो यूनिटी इन डाइवर्सिटी बिकॉज पीपल फ्रॉम डिफरेंट रिलीजन्स एंड कल्चर सेलिब्रेट देम टुगेदर। अलग अलग धर्म के लोग, अलग अलग कल्चर के लोग जो हैं एक साथ आकर जब सेलिब्रेट करते हैं, दैट इज वाई हम बोलते हैं कि जो फेस्टिवल्स है वो यूनिटी इन डाइवर्सिटी दिखाते हैं। जैसे फेस्टिवल्स लाइक दिवाली, ईद, क्रिसमस एंड पोंगल ब्रिंग पीपल क्लोजर रिगार्डलेस ऑफ देयर बैकग्राउंड। चाहे वो किसी भी बैकग्राउंड से हो, वो सब मिलकर त्योहार मनाते हैं। दिस शोज रिस्पेक्ट एंड हार्मनी अमंग डिफरेंट कम्युनिटीज। 17th क्वेश्चन है, व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ वोटिंग इन डेमोक्रेसी। लोकतंत्र में मतदान का क्या महत्व है? तो वोटिंग इज इम्पोर्टेंट इन डेमोक्रेसी बिकॉज इट अलाउज सिटीजन टू चूज देयर लीडर्स। हम जब मतदान करते हैं, वोट डालते हैं, तो हम अपने पसंद के लीडर को चुनते हैं। इट इंश्योर्स दैट द गवर्नमेंट इज रन बाय द पीपल। और जब हम चुनेंगे तो गवर्नमेंट को हमारे हिसाब से काम करना पड़ेगा, वरना हम 5 साल बाद वापस उस गवर्नमेंट को बदल देंगे। एवरी वोट मैटर्स इन शेपिंग द कंट्रीज फ्यूचर। और हर एक जो वोट है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि वो हमारे देश के आने वाले वक्त को बदलता है। इट ऑल्सो हेल्प्स इन मेंटेनिंग इक्वालिटी एंड फेयरनेस। 18th क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, व्हाट इज पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी। क्या होता है? तो पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी मीन्स दैट सिटीजन्स टेक एन एक्टिव रोल इन डिसीजन मेकिंग इंस्टेड ऑफ जस्ट इलेक्टिंग लीडर्स। पीपल अटेंड मीटिंग्स, गिव ओपिनियंस एंड वर्क टुगेदर टू सॉल्व प्रॉब्लम्स इन देयर कम्युनिटीज। ये अधिकतर कहाँ होता है? पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी की सबसे बेस्ट एग्जांपल है, अगर आप देखोगे कि जो विलेज लेवल पे, गांव लेवल पे जो आपका ग्राम पंचायत होती है, अगर आप उसको देखोगे तो वहां पर डिसीजन मेकिंग जो है वो पूरी ग्राम सभा मिलकर लेती है। सभी लोग वहां बैठे होते हैं, मीटिंग को अटेंड करते हैं, एक दूसरे से सलाह मशवरा करते हैं, ओपिनियंस लेते हैं, एक साथ काम करते हैं, और अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो मिलकर उसका सोल्यूशन ढूंढते हैं। इस तरह की जो डेमोक्रेसी होती है उसको पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी कहते हैं, क्योंकि इसमें हर कोई, हर सिटीजन जो है वो पार्टिसिपेट कर रहा है डेमोक्रेसी की तरफ, डेमोक्रेसी को बचाने में। इट हेल्प्स इन मेकिंग गवर्नेंस मोर एक्सक्लूसिव। बढ़ते हैं 19th क्वेश्चन की तरफ, व्हाई इज अ टीचर्स जॉब इन स्कूल इज कंसीडर्ड एज एन इकोनॉमिक एक्टिविटी। स्कूल में शिक्षक की नौकरी को एक आर्थिक गतिविधि क्यों माना जाता है? और 20th क्वेश्चन है, हाउ डज द सेकेंडरी सेक्टर डिपेंड ऑन द टर्शियरी सेक्टर। इलस्ट्रेट विद एन एग्जांपल। द्वितीय क्षेत्र तृतीय क्षेत्र पर कैसे निर्भर निर्भर करता है, इसका हमें एग्जाम्पल से इसको समझाना है। A teacher's job is considered an economic activity because they work in exchange for a salary. वो काम जो भी काम करते हैं उसके बदले में वो सैलरी लेते हैं, और सैलरी वाला कोई भी काम जो है वो इकोनॉमिक एक्टिविटी हो जाता है। दे प्रोवाइड एजुकेशन विच इज अ सर्विस एंड अर्न मनी फॉर देयर वर्क। वो क्या करते हैं? वो एजुकेशन देते हैं जो कि एक सर्विस की तरह है, और फिर उस सर्विस के बदले में उनको सैलरी मिलती है। एनी जॉब डन फॉर इनकम इज एन इकोनॉमिक एक्टिविटी। कोई भी काम जो पैसे के लिए किया जाता है वो इकोनॉमिक एक्टिविटी कहलाता है। अब जब जहां तक बात सेकेंडरी सेक्टर की है, तो सेकेंडरी सेक्टर में क्या आता है? फैक्ट्रीज और इंडस्ट्रीज मेनली आती है, और ये डिपेंड करता है टर्शरी एक्टिविटी। टर्शरी एक्टिविटीज क्या होती है? सर्विसेज, जैसे कि ट्रांसपोर्ट हो गया, बैंकिंग हो गया, मार्केटिंग हो गया। अगर एग्जाम्पल से बात करें तो सपोज करो एक फैक्ट्री है जो कपड़ा बनाती है। अब वो उसने कपड़ा बना तो लिया है, लेकिन वो कपड़ा शॉप्स तक और दुकानदारों तक, लोगों तक कैसे पहुंचेगा? अ, तो उसको ले जाने के लिए हमें ट्रांसपोर्ट चाहिए, बैंक से पैसा चाहिए, मार्केटिंग के लिए, एड वगैरह के लिए हमें उसको प्रमोट करना पड़ता है। तो इस तरीके से जो सेकेंडरी सेक्टर है वो टर्शरी सेक्टर पर डिपेंड होता है। 21st क्वेश्चन है, डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर ऑफ पंचायती राज सिस्टम। ये 5 मार्क्स का क्वेश्चन है। या फिर और में आपको दे रखा है, व्हाट रोल डज ग्राम सभा प्ले इन लोकल गवर्नेंस। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि पंचायती राज सिस्टम क्या होता है।
तो इसके 3 लेवल होते हैं, ग्राम पंचायत होती है, ब्लॉक समिति होती है और जिला परिषद होता है डिस्ट्रिक्ट लेवल पे। तो ग्राम पंचायत जो है वो गांव के लेवल पे, विलेज लेवल पे होती है और इट टेक केयर ऑफ द लोकल डेवलपमेंट ऑफ द विलेज। मतलब जो गांव है उसके जो डेवलपमेंट की बात होगी, वहां पर रोड है या नहीं है, बिजली है या नहीं है, ये ग्राम पंचायत देखती है। और ब्लॉक समिति क्या करती है, ये हेल्प करती है मल्टीपल विलेजेस को लार्जर प्रोजेक्ट प्रोजेक्ट के लिए। मतलब बहुत सारे गांवों को एक साथ देखती है ब्लॉक समिति, और ये थोड़ा सा बड़ा होता है एज कम्पेयर टू ग्राम पंचायत। जिला परिषद जो है वो पूरे डिस्ट्रिक्ट के लेवल पे होता है और ये सुपरवाइज करता है पूरे डिस्ट्रिक्ट के जितने भी गांव हैं उन सभी गांव को। और में क्वेश्चन है ग्राम सभा के बारे में कि क्या रोल है ग्राम सभा का लोकल गवर्नमेंट गवर्नेंस में। तो जो ग्राम सभा होती है ये मीटिंग करती है सभी एडल्ट मेंबर्स की, गांव में जितने भी बड़े लोग हैं जो 18 साल से ऊपर है उनकी मीटिंग होती है। It approves the work done by the Gram Panchayat, decides on development plans and ensures government funds are used properly. अब ये जो मीटिंग होती है, ये ग्राम सभा क्या करती है, ये पहले देखती है कि जो पूरी पंचायत है, जो हमारा गांव है, उसमें क्या क्या काम होना है। फिर उसके बाद में प्लान्स बनते हैं कि इसके डेवलपमेंट के लिए हम क्या क्या प्लान कर सकते हैं। और फिर जो सरकार से पैसा आता है उस सरकार का पैसे का सही तरीके से इस्तेमाल हो, ये भी सुनिश्चित किया जाता है। इट ऑल्सो रिजॉल्व्स डिस्प्यूट्स एंड हेल्प्स इन डिसीजन मेकिंग एट विलेज लेवल। अगर किसी दो लोगों के बीच में जमीन या किसी चीज को लेकर अगर कोई विवाद भी हो जाता है तो ग्राम सभा उसको निपटाने की कोशिश करती है। आगे बढ़ते हैं 22nd क्वेश्चन। डिस्कस द मीनिंग एंड सिग्निफिकेंस ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर्स। क्या मतलब होता है सेपरेशन ऑफ पावर का और उसका क्या मतलब है और इसका क्या सिग्निफिकेंस है। और इसी का दूसरा पार्ट है एक्सप्लेन द सिग्निफिकेंस ऑफ हलमा ट्रेडिशन इन भील कम्युनिटी। शक्ति विभाजन का क्या अर्थ है, महत्व समझाइए। और भील समुदाय में हलमा परंपरा क्या महत्व है। तो सबसे पहले बात करते हैं सेपरेशन ऑफ पावर्स की। इसका मतलब ये है कि डिवाइडिंग द गवर्नमेंट इनटू 3 पार्ट्स। मतलब जो सरकार है उसको 3 हिस्सों में बांट दिया है। सबसे पहला है लेजिस्लेचर, जो है लॉज को बनाती है। लेजिस्लेचर का काम होता है नए कानून बनाना। एग्जीक्यूटिव का काम होता है इन कानूनों को इम्प्लीमेंट करना, जैसे कि पुलिस वगैरह हो। और जुडिशरी का काम होता है इंश्योर के जस्टिस सबको मिले, यानी कि ये कोर्ट्स वगैरह जितने भी होते हैं, अगर कोई डिस्प्यूट हो जाता है तो हम क्या बोलते हैं कि कोर्ट चलो, कोर्ट में देख लूंगा मैं इधर को। तो वो क्यों कहते हैं, उनको लगता है कि अगर उनके साथ कोई इनजस्टिस हुआ है तो वो उनको वहां से न्याय मिल जाएगा। अब क्या सिग्निफिकेंस है सेपरेशन ऑफ पावर का, इस तरीके से पावर जो है वो 3 हिस्सों में क्यों बांट दी गई है। इससे एक तो डिक्टेटरशिप जो है वो प्रिवेंट होती है। डिक्टेटरशिप क्या हो गया, मतलब कोई एक आदमी जो चाहेगा वही हो। ठीक है, दिस इज कॉल्ड डिक्टेटरशिप। जैसे पहले टाइम में क्या होता था, एक राजा होता था, उसने जो हुक्म दे दिया बस वही सबके लिए मान्य हो गया ना। तो डिक्टेटरशिप बचती है इससे, और फेयरनेस आती है, और डेमोक्रेसी जो है उसका बचाव हो सकता है। तो बेसिकली ये तीनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। अब हम बात करते हैं हलमा ट्रेडिशन की। तो हलमा ट्रेडिशन में क्या सिग्निफिकेंस है, क्या करता है, ये सॉल्व वाटर क्राइसिस। पीपल वर्क टुगेदर टू कंजर्व वाटर, बिल्ड चेक डैम्स एंड रिपेयर वेल्स। तो हलमा ट्रेडिशन में लोग क्या करते हैं, लोग एक साथ आते हैं, सब मिलजुल कर काम करते हैं, पानी को बचाते हैं, चेक डैम्स बनाते हैं, और अगर कोई कुआं वगैरह टूट फूट हो रखी है उसमें तो उसको सही भी करते हैं। एनकरेजेस सेल्फ हेल्प। इंस्टेड ऑफ वेटिंग फॉर गवर्नमेंट हेल्प, द कम्युनिटी टेक्स रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर सॉल्विंग लोकल प्रॉब्लम्स। ये इंतजार नहीं करते कि भाई सरकार आएगी और फिर सरकार आके हमारी हेल्प करेगी। ये खुद ही अपने लेवल पे अगर हो सकता है तो उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने की पूरी पूरी कोशिश करते हैं। स्ट्रेंथन कम्युनिटी बॉन्ड्स, इट प्रमोट्स यूनिटी एंड शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी। ऑब्वियस सी बात है, जब बहुत सारे लोग आपस में एक दूसरे के साथ आकर मिलकर किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं तो उनके बीच में यूनिटी बढ़ती है। और प्रिजर्व्स एनवायरनमेंट, इट हेल्प्स इन एफोरेस्टेशन। एफोरेस्टेशन क्या हो गया, डिफोरेस्टेशन होता है पेड़ काटना, एफोरेस्टेशन होता है पेड़ों को लगाना और ज्यादा पेड़ लगाना। सॉइल कंजर्वेशन एंड प्रोटेक्शन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। आगे बढ़ते हैं, आगे हमारे लिए है क्वेश्चन नंबर 23। ये भी फिर 5 मार्क का क्वेश्चन है, और इसमें भी आपको और मिला है। हाउ आर इकोनॉमिक एक्टिविटीज डिफरेंट फ्रॉम नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज। आर्थिक गतिविधियां गैर आर्थिक गतिविधियों से डिफरेंट कैसे है। और सेकंड क्वेश्चन है इसका, व्हाट इज प्राइमरी सेक्टर, प्राथमिक क्षेत्र क्या होता है।
और हाउ इज इट डिफरेंट फ्रॉम सेकेंडरी सेक्टर, और ये द्वितीयक क्षेत्र से कैसे अलग है, हमें एग्जाम्पल से ये समझाना है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इकोनॉमिक एक्टिविटीज नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज से अलग कैसे हैं। तो यहाँ पर हमने फीचर्स ले लिए हैं, और ये इकोनॉमिक एक्टिविटी है, ये नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी है। तो पहली बात तो कि क्या मोटिव है। तो इकोनॉमिक एक्टिविटी का मोटिव होता है पैसा कमाना, और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी का मोटिव होता है सोशल सर्विस करना या पर्सनल सेटिस्फेक्शन लेना, खुद को मतलब खुद को अच्छा लगना चाहिए। इस तरह के जो काम होते हैं वो नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज कहलाते हैं। एग्जाम्पल क्या क्या है। इकोनॉमिक एक्टिविटी हो गई टीचिंग इन स्कूल या रनिंग अ बिजनेस। तो फिर नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी कौन सी होगी। टीचिंग अपने ओन चाइल्ड एट होम, मतलब खुद के बच्चे को घर पे पढ़ाना। अब उसके आपको पैसे नहीं मिलते हैं लेकिन आपको सेटिस्फेक्शन मिलता है। या फिर चैरिटी। तो ये नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज हैं। क्या इम्पैक्ट है। इकोनॉमिक एक्टिविटीज से क्या होता है, ये इकोनॉमी में हेल्प करती है, इट कंट्रीब्यूट्स टू द इकोनॉमिक, कंट्रीब्यूशन टू द इकोनॉमी। और ये डज नॉट कंट्रीब्यूट डायरेक्टली टू द इकोनॉमी। तो ये तीन डिफरेंसेस हो गए इसके बीच में, आपके इकोनॉमिक एक्टिविटी और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी के बीच में। बात करते हैं अब प्राइमरी सेक्टर की। तो जहां तक प्राइमरी सेक्टर का सवाल है, दिस सेक्टर इज रिलेटेड टू नेचुरल रिसोर्सेज एंड इंक्लूड्स एक्टिविटीज लाइक फार्मिंग, फिशिंग एंड माइनिंग। तो ये वो सेक्टर है जो नेचुरल रिसोर्सेज से डायरेक्टली लिंक्ड है। और इसमें क्या क्या होता है, फार्मिंग होती है, खेती बाड़ी होती है, फिशिंग होती है और माइनिंग होती है। माइनिंग का मतलब हो गया जैसे कोयला निकालना या सोना निकालना, चांदी निकालना धरती के अंदर से। People in this sector extract or harvest resources directly from nature। और जो लोग प्राइमरी सेक्टर में काम करते हैं, या तो वो हार्वेस्ट करते हैं, खेती करते हैं, या फिर वो एक्सट्रैक्ट करते हैं चीज़ों को नेचर से डायरेक्टली। अब बात करते हैं डिफरेंसेस की। तो जैसे कि आपको यहाँ पर दिख रहा है, मैंने तीन डिफरेंसेस यहाँ दे रखे हैं। फीचर कौन कौन से हैं, नेचर ऑफ वर्क, एग्जाम्पल्स और डिपेंडेंसी। तो प्राइमरी सेक्टर और सेकेंडरी सेक्टर की अगर बात करें तो नेचर ऑफ वर्क क्या है। प्राइमरी सेक्टर क्या करता है, एक्सट्रैक्शन ऑफ रॉ मटेरियल्स, मतलब इसका मेन काम होता है कच्चे माल को एक्सट्रैक्ट करना। और सेकेंडरी सेक्टर का काम होता है प्रोसेसिंग और मैन्युफैक्चरिंग, यानी कि इस कच्चे माल को इस्तेमाल करके उससे सामान बनाना और उसकी मैन्युफैक्चरिंग करना। एग्जाम्पल क्या हो गया, जैसे प्राइमरी सेक्टर में एग्जाम्पल हो गई एग्रीकल्चर और फिशिंग, और सेकेंडरी सेक्टर में क्या हो गया, फैक्ट्री वर्क और कंस्ट्रक्शन का काम हो सकता है। तो डिपेंडेंसी की बात अगर करें तो प्राइमरी सेक्टर जो है वो नेचुरल रिसोर्सेज पे डिपेंड करता है, और सेकेंडरी सेक्टर जो है वो डिपेंड करता है उस रॉ मटेरियल पे जो प्राइमरी सेक्टर निकालेगा। अब हमें दो एग्जाम्पल देनी है। तो प्राइमरी सेक्टर की एग्जाम्पल हो गई अ फार्मर ग्रोइंग व्हीट, है ना, कोई भी अगर गेहूं उगा रहा है तो वो प्राइमरी सेक्टर है। और सेकेंडरी सेक्टर क्या होगा, अ फैक्ट्री मेकिंग ब्रेड फ्रॉम व्हीट, उसी आटे से या उसी गेहूं से अशुभ से जब ब्रेड बनती है तो वो सेकेंडरी सेक्टर कहलाता है। आगे बढ़ते हैं, 24th क्वेश्चन। ये कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन है। यहाँ पर आपको एक पैराग्राफ मिला है, इसको आपको रीड करना है और फिर इस बेस पे आपको कुछ क्वेश्चंस देने हैं। Ria and Aman were discussing the importance of keeping their surrounding clean। इसका हिंदी वाला भी है, तो चलिए मैं वो हिंदी वाला पढ़ लेता हूँ ताकि आपको ज़्यादा आसानी से समझ में आ जाए कि इंग्लिश को पढ़ के और हिंदी में जवाब देना। अ, तो देखिए, रिया और अमन ने अपने आसपास की सफाई बनाए रखने के महत्व पर चर्चा करते हैं। और रिया ने बताया कि उनके शहर में जो है नगर निगम स्वच्छता अभियान और कचरा प्रबंधन कार्यक्रम आयोजित करती है। अब नगर निगम क्या होता है, नगर निगम आपका कहलाता है म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन। तो म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन का जो है वो काम है कि वो ऑर्गेनाइज करते हैं क्लीनलीनेस ड्राइव और वेस्टेज मैनेजमेंट प्रोग्राम को। उसने और भी मेंशन किया कि जो गार्बेज है इसको इकट्ठा किया जाता है अलग अलग, ड्राई गार्बेज अलग और वेट वेस्ट जो है उसको अलग किया जाता है। इससे क्या होता है, रिसाइकलिंग जो है वो आसान हो जाती है। अमन ने बताया कि उसके गांव में जो ग्राम पंचायत है वो इनकरेज करती है लोगों को कंपोस्ट पिट बनाने के लिए, ताकि उससे ऑर्गेनिक वेस्ट मिल सके। कंपोस्ट पिट मतलब एक खड्डा खोल लेते हैं और उसमें फिर खाने पीने का जो भी वेस्टेज होता है बचता है, जैसे केले के छिलके वगैरह, वो उसमें डाल के देते हैं और कंपोस्ट पिट से फिर वहां पे बनता है ऑर्गेनिक वेस्ट। तो विलेजर जो है वो मीटिंग्स रखते हैं ताकि वो डिस्कस कर सके कि क्लीनलीनेस को कैसे सफाई को कैसे सही से रखा जाए। बोथ रिया एंड अमन एग्रीड दैट वेदर इन द सिटी और विलेज क्लीनलीनेस इज ए शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी, मतलब ये हम सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये सिर्फ सफाई कर्मचारियों की नहीं
हम अगर गंदगी फैलाएंगे ही नहीं तो गंदगी फैलेगी ही नहीं। एंड एवरीवन शुड कंट्रीब्यूट टू कीपिंग द एनवायरनमेंट हेल्दी। अब यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, हु ऑर्गेनाइज क्लीनलीनेस ड्राइव इन रिया सिटी? रिया की सिटी में कौन करता है? तो वो म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन है। हाउ इज गार्बेज कलेक्टेड इन रिया सिटी? तो वो कैसे किया जाता है? ड्राई और वेट जो है वो अलग अलग कचरा इकट्ठा किया जाता है। वाई डज द ग्राम पंचायत encourage विलेजर्स टू डू विद ऑर्गेनिक वेस्ट? तो वो किस लिए करते हैं? वो इसलिए करते हैं ताकि जो है ग्राम पंचायत, ताकि ऑर्गेनिक वेस्ट उससे मिल सके। ऑर्गेनिक वेस्ट से क्या होगा? यही ऑर्गेनिक वेस्ट जो है वो मैन्योर कहलाता है या नेचुरल फर्टिलाइजर कहलाता है। उसके बाद हम बात करते हैं फोर्थ क्वेश्चन की। तो फोर्थ क्वेश्चन है, व्हाई डू विलेजर्स होल्ड मीटिंग? वो किस लिए रखते हैं मीटिंग्स को? तो वो मीटिंग इसलिए रखते हैं ताकि वो डिस्कस कर सके कि क्लीनलीनेस इश्यूज को कैसे हैंडल किया जाए। और फिफ्थ क्वेश्चन है, व्हाई इज क्लीनलीनेस इंपॉर्टेंट इन बोथ सिटीज एंड विलेजेस? क्यों है दोनों जगह इंपॉर्टेंट? तो अगर इम्पोर्टेंट इसलिए है क्योंकि अगर एनवायरनमेंट साफ सुथरा रहेगा तो हम भी हेल्दी रहेंगे, इजंट इट? इसी के साथ एक क्वेश्चन और है, ये भी कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन है। कबीर के जो ग्रैंडफादर हैं वो रिटायर्ड है बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स बीएसएफ के ऑफिसर थे। स्पेंड्स हिज टाइम इन हेल्पिंग अदर्स, और उन्होंने दूसरों की काफी मदद की है। एक शाम को ही प्रोवाइड्स फ्री ज्योग्राफी लेसन्स टू चिल्ड्रन इन द नेबरहुड। उन्होंने पड़ोस के बच्चों को ज्योग्राफी में फ्री लेसन्स दिए। ही ऑल्सो एंजॉयज गार्डनिंग एंड ग्रोज फ्रेश वेजिटेबल फॉर द फैमिली। उनको अच्छा लगता है गार्डनिंग करना और फ्रेश वेजिटेबल को उगाना। दूसरी तरफ अगर बात करें, ऑन द अदर हैंड, कबीर का जो एल्डर ब्रदर है रोहन, वो एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर है और वो एक कंपनी में काम करता है कंप्यूटर एप्लीकेशन पे, और उसके बदले में उसको सैलरी मिलती है। तो ये इकोनॉमिक और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी के बारे में पैराग्राफ लग रहा है। ऑन वीकेंड्स ही वॉलंटियर्स एट यूथ डेवलपमेंट प्रोग्राम वेयर ही टीचेस कंप्यूटर स्किल्स टू यंग एडल्ट्स विदाउट चार्जिंग एनी फी। तो वो क्या करता है, सैटरडे संडे को वॉलेंटरली यूथ डेवलपमेंट प्रोग्राम में हिस्सा लेता है और वहाँ पर जो नौजवान बच्चे हैं उनको फ्री में कंप्यूटर के स्किल्स सिखाता है। बोथ इकोनॉमिक एंड नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल इन अवर सोसाइटी। जहाँ इकोनॉमिक एक्टिविटी जो है उसमें पैसा कमाना होता है मेन लक्ष्य, और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी जो है उसमें वो इसलिए की जाती है ताकि हम में आपस में प्यार बढ़ सके, केयर बढ़ सके, या सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ये हम में जो है एक फीलिंग आ जाए। तो कुछ क्वेश्चन इसके भी हैं। व्हाट सब्जेक्ट डज कबीर ग्रैंडफादर टीच टू चिल्ड्रन? तो ज्योग्राफी पढ़ाई थी उन्होंने, अभी हमने देखा था ऊपर। व्हाट डज कबीर ग्रैंडफादर ग्रो इन हिज गार्डन? तो ज्योग्राफी पढ़ाने के बाद ये रहा गार्डन, कहाँ गया गार्डन? गार्डनिंग में फ्रेश वेजिटेबल फॉर द फैमिली। रोहन का प्रोफेशन क्या है? तो हमने रोहन के प्रोफेशन के बारे में बात की थी कि वो एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर है। वेयर डज रोहन वॉलंटियर ऑन वीकेंड्स? तो वो कहाँ जाता है? एक यूथ डेवलपमेंट प्रोग्राम में जाता है जहाँ वो कंप्यूटर स्किल सिखाता है लोगों को। हाउ आर इकोनॉमिक एंड नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज डिफरेंट? तो इकोनॉमिक एक्टिविटीज में अर्निंग मनी इन्वॉल्व होती है, और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी जो है वो लव केयर और सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी की वजह से की जाती है। तो ये दो क्वेश्चन थे आपके कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन थे। इनके आंसर यहाँ पर ये जो मैंने अभी आपको बताया वो यहाँ लिखे हुए हैं, आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले लें। हम आगे बढ़ेंगे और पहुंचेंगे अपने लास्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि है मैप बेस्ड क्वेश्चन। मार्क द फॉलोइंग इन द इंडियन पॉलिटिकल मैप। आप, मैंने यहाँ पर पांच दिए हैं, इनमें से कोई भी तीन आपको करने हैं। बर्थ प्लेस ऑफ बुद्धा, तो बुद्धा का बर्थ प्लेस जो है वो लुम्बिनी में है। लुम्बिनी कहाँ है? अभी जो है वो नेपाल में मौजूद है। बर्थ प्लेस ऑफ महावीर बोध गया, धोलावीरा और नालंदा। ये पांच चीजें हैं, इनमें से आपको कोई भी तीन दिखानी है, पर मैं आपको पांचों दिखाऊंगा। तो ये रहा इंडिया का मैप। यहाँ पर ये रहा आपका लुम्बिनी, ठीक है, ये नेपाल में है। उसके बाद ये वैशाली है। आ, ये नालंदा है, नालंदा भी बिहार में है। ये बोध गया है, और ये धोलावीरा गुजरात में है। तो यही पांच चीजें इन्होंने हमसे पूछी थी, और ये पांच चीजें मैंने आपको यहाँ पर दिखा दी हैं। तो अभी के लिए दोस्तों बस इतना ही। अपना ध्यान रखें, मम्मी पापा का कहना माने, और जब भी कोई प्रॉब्लम हो तो नॉक कीजिए और बोलिए हेलो अध्यापक, टेक केयर, बाय बाय, हैव फन, ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स।